हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा रियल लाइफ ओरिएंटेशन है इस चैप्टर का। फाइनेंशियल मार्केट में हम बहुत कुछ जानते हैं अपने शेयर बाजार के बारे में, अपने फाइनेंशियल मार्केट, जो भी इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट की इस समय सिचुएशन है और जितने भी उसके टाइप्स हैं। अगर आपकी कंपनी होगी तो आप किस मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करने वाले हैं एंड वहां से कैपिटल फॉर्मेशन करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आपको आज जानकारी मिलने वाली है। क्लास 12 के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मैं मान के चलता हूं कि 6-7 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहां से आपको कोई केस स्टडी मिल जाए या 3 से 4 एमसीक्यू आप जरूर सीयूईटी के पेपर में आप जो है मान के चलिएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है। हालांकि ये जो क्लास 12th में पार्ट बी में आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, और इससे पहले आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आएगा मार्केटिंग और फिर आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने इस वन शॉट क्लास में। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को बिना ही देर किए। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। हमें इसमें जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी है और सबका मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, सबके आपको मीनिंग और फीचर्स पे फोकस करना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। सबसे पहली बात तो ये कि सर ये मार्केट क्या होता है। तो देखो, मार्केट वो जगह होती है, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ दूं, सिर्फ मार्केट की बात करूं, तो भैया मार्केट वो जगह होती है जहां पे सेलर्स आते हैं, जहां पे बायर्स आते हैं, और बायर्स पैसा देते हैं, सेलर्स पैसा लेते हैं और सामान को खरीदते और बेचते हैं। अब मार्केट तो चलो वो प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं और उसके बदले में मनी पे करते हैं या मनी रिसीव करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह होती है, मार्केट की मीनिंग तो सेम है। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है यहां पे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील नहीं हो रहा, यहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, वॉरेंट्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में डील हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी कि किसी नई सिक्योरिटी की, किसी नए शेयर को, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, मेरी कोई कंपनी और मैं अपनी शेयर को लॉन्च करना चाहता हूं, कहां जाऊंगा? फाइनेंशियल मार्केट में। या मान लीजिए एक इन्वेस्टर की तरह मुझे टाटा का, रिलायंस का, अडानी ग्रुप का शेयर खरीदना है, कहां जाऊंगा? फाइनेंशियल मार्केट में, राइट? और वहां जाके उसको खरीद लूंगा। तो भैया दोनों ही तरीके की मार्केट है। अगर किसी कंपनी को शेयर अपने जो है लॉन्च करने हैं और पैसा उठाना है, उसके लिए भी एक अलग मार्केट है। अगर ऐसा इन्वेस्टर मुझे जाना है और शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी एक अलग मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह होती है जहां पे आप नई सिक्योरिटीज को इशू करते हो और एक्सचेंज करते हो पुरानी सिक्योरिटीज को। एक्सचेंज करने का मतलब है, मान लो मैं हूं और तुम हो, हम दोनों ही इन्वेस्टर हैं, मगर अभी तुम्हें टाटा के शेयर बेचने हैं और मुझे टाटा के शेयर खरीदने हैं। तो हम दोनों ने क्या कर लिया? शेयर्स को एक्सचेंज कर लिया, मैंने तुमको प्राइस पे कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर एंड द डेफिसिट सेक्टर। अब देखो यार, यहां पे सरप्लस सेक्टर कौन है? सरप्लस सेक्टर वो है जिसके पास पैसे हैं, और पैसे किसके पास है? हम लोगों के पास, हाउस होल्ड के पास, आम आदमी के पास। भारत का जो आम आदमी है उसके पास पैसे हैं। अब वो अपने पैसे को सेव करना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है। सेव करेगा तो कहां करेगा? बैंक में करेगा। इन्वेस्ट करेगा तो कहां करेगा? फाइनेंशियल मार्केट में करेगा। तो यानी कि हमारे पास पैसे हैं, और पैसों की जरूरत किसको है फाइनेंशियल मार्केट में? फर्म को, कंपनीज को पैसों की जरूरत है, क्योंकि उनको अपने बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करना है, तो उनको पैसों की जरूरत है। पैसा देगा कौन? पैसा देंगे हम लोग। तो हम लोग हुए सरप्लस सेक्टर, वो लोग हुए डेफिसिट सेक्टर। तो ये मार्केट सरप्लस सेक्टर के लोगों को और डेफिसिट सेक्टर के लोगों को एक साथ मिलाता है। फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर एंड डेफिसिट सेक्टर। मैंने आपको बताया कि सरप्लस कौन है यहां पे बच्चा सरप्लस है हाउस होल्ड्स विच हैव सेविंग्स, जिनके पास सेविंग्स है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और डेफिसिट सेक्टर कौन है? बिजनेस फर्म्स, जिनको पैसा चाहिए, विच नीड फंड्स, है ना, जिनको पैसा चाहिए, वो है आपके डेफिसिट सेक्टर यानी कि फर्म सेक्टर। और जिनके पास पैसा है, जिनको इन्वेस्ट करना है, वो है आपका सरप्लस सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड्स। तो बेटा आप लोग पूरी कहानी समझ गए होंगे कि भैया फाइनेंशियल मार्केट ही वो जगह है जहां पे डेफिसिट सेक्टर सरप्लस सेक्टर से पैसा लेता है और अपने शेयर्स को बेचता है या डिबेंचर को बेचता है। अब हमें समझना है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल जो मार्केट है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट
आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के ऐड आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर कहते हैं आके कि भैया अपना पैसा निवेश करें, 500 रुपए से म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग है। बहुत सारे एक्टर्स को आपने म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट करते देखा होगा, अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो क्या करना चाहते हैं बेसिकली, वो आपकी सेविंग्स को सही जगह लगाना चाहते हैं। आप बैंक में पैसा रखोगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा चाय पानी का, लेकिन अगर आप वही पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है ज्यादा रिटर्न मिले। अब बैंक आपको क्या देता है, अगर आप कुछ पैसे जमा करते हो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, तो 5%, 6%, 7%, यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कहीं जमा किया है तो आपको 5-6% के हिसाब से 5-6 हज़ार रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए कहीं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए। भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है। अब फाइनेंशियल मार्केट एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। यहां पे एलोकेटिव फंक्शन का मतलब यह कि हमारे शेयर्स, हमारे सेविंग्स को सही जगह लगाता है। दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, है ना। जो मोस्ट प्रोडक्टिव चीजें हैं वहां पे हमारा पैसा लगता है फाइनेंशियल मार्केट के एलोकेटिव फंक्शन के जरिए। ठीक है, हम लोग जो सेविंग करते हैं, हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट बेस्ट प्लेस है अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बात और, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, इनका प्राइस भी फाइनेंशियल मार्केट में ही तय होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको अपनी जेब में रख लेता हूं। मार्कर को जब मैं जेब में रख लूंगा तो ये मैं बेचूंगा नहीं, लेकिन ये मार्कर जैसे ही मार्केट में जाएगा इसका प्राइस तय हो जाएगा। अगर कंपनी तय नहीं करेगी तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस तय कर देंगी। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस तय होता है। और ये प्राइस कौन तय करता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये प्राइस कौन तय करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल एसेट, मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर है, किसी कंपनी के शेयर है मेरे पास, मैंने शेयर बेचने चाहता हूं और पैसे उठाना चाहता हूं, मैं कहां जाऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगा तो मेरे शेयर तुरंत बिक जाएंगे। इसे कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश इज नोन एज हाईली लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत ही बेसिक सी बात है यहां पे कि भाई इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स बाय प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट्स, क्योंकि ये मार्केट रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। एंड सिक्योरिटीज कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्या सिक्योरिटीज को तुरंत ही कैश में बदला जा सकता है और कैश को तुरंत सिक्योरिटीज में बदला जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मुझे शेयर खरीदना है, मैं तुरंत जाऊंगा और खरीद लूंगा। तो सिक्योरिटीज को कैश में और कैश को सिक्योरिटीज में बदलने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है। लास्ट आते हैं 4th पॉइंट पे, इट प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। देखो भाई, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके अपने शेयर्स नहीं बेचता हूं, मान लीजिए मैं तुमको ढूंढता हूं, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा किसी एक ऐसे इंसान को जो मेरे वही शेयर्स खरीदना चाहता है जो मैं बेचना चाहता हूं। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल मार्केट जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे बायर्स मिल जाएंगे, मैं जिसको चाहूं उसको बेच सकता हूं। मार्केट में यही तो होता है ना बेटा। आपको मान लीजिए दिवाली की, होली की शॉपिंग करनी है, आप ऐसी मार्केट में जाओगे जहां पे पटाखे भी मिल जाएं, कपड़े भी मिल जाएं, दिए भी मिल जाएं, लाइट्स भी मिल जाएं। आप अलग अलग मार्केट जाओगे, आप अलग अलग लोगों के पास जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका समय ज्यादा खर्च होगा, आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा और एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे भटकने में। लेकिन अगर आप किसी ऐसी मार्केट में जाते हो जहां पे आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और पैसा भी बचेगा। फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल वही काम करता है, आपको सारी चीजें एट वन प्लेस देता है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में, अगर आपको फाइनेंशियल एसेट्स में डील करना है तो। अगर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर करना है तो फाइनेंशियल मार्केट जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया भाई आपका फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस। और अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स पे। यहां पे समझ लेते हैं कि भैया फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के यहां पे इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल बिल। ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट ये आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये आपके बेटा सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो आज हम इनको कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स एंड अदर्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, वारंट्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बट हम इनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जहां हम सारे मार्केट्स के बारे में बात करेंगे और इनको धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, याद रखना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ताकि पेपर में जाओ तो याद रहे कि हाँ भैया हर्ष सर ने पढ़ाया था कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कैपिटल के दो पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। फीचर्स तब याद रहेंगे जब ये याद रहेगा कि कौन किसका पार्ट है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट को मनी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट समझ लेते हैं, नहीं, सेकेंडरी मार्केट को कैपिटल मार्केट का पार्ट ही समझना है, ठीक है ना। और ये फ्लोचार्ट आपके बहुत काम आने वाला है, आप इस तरह का फ्लोचार्ट अपनी कॉपी में बना के भी आ सकते हो जब आप बोर्ड्स का पेपर देने जाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहां से कहानी को, हम लोग शुरू करेंगे कैपिटल मार्केट से। मनी मार्केट बिल्कुल लास्ट में छोड़ देंगे, या कैपिटल के बाद हम लोग मनी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल मार्केट पे आता है भाई। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है, वो जगह है जहां पे आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हो। भाई लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि मोर देन 1 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। अगर आप ऐसे सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो जहां पे आप 1 साल से ज्यादा पैसे लगा रहे हो, 1 साल के लिए से ज्यादा पैसे आप लगा रहे हो, तो उसे हम कह देंगे कि भैया आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि यहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं, बोथ डेप्ट एंड इक्विटी। अब डेप्ट का मतलब हो गया डिबेंचर्स और इक्विटी का मतलब हो गया शेयर्स। और आप लोग को पता है कि भैया पैसा किसी भी कंपनी के लिए, अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना है तो 2 तरीके हैं, या तो अपनी कंपनी की इक्विटी बेच दो, पैसा उठा लो, और या तो कहीं से लोन ले लो, बोरोइंग कर लो, डिबेंचर ले लो। आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाता है डिबेंचर्स, ठीक है। तो डेप्ट और इक्विटी यहां पे कंपनी रेज भी करती है एंड इन्वेस्टमेंट भी यहां पे होता है। कैपिटल मार्केट इज इट रिफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होता है, चाहे वो डेप्ट हो और चाहे वो इक्विटी हो, जिसको रेज भी किया जाता है और इन्वेस्ट भी किया जाता है। अब कैपिटल मार्केट में आप यहां पे देख सकते हैं, ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी। कैपिटल मार्केट है, पार्टी ए भी बाय सेल कर रही है और पार्टी बी भी बाय सेल कर रही है। दोनों पार्टीज बाय और सेल दोनों चीजें कर सकती हैं कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट की अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या फीचर्स हैं कैपिटल मार्केट के। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, जैसे ही आपने कैपिटल मार्केट सुना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। तो सर कैपिटल का उल्टा तो मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे। जी हां बिल्कुल, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, बेटा इसको याद करना है आपको, क्योंकि ये ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। आप समझ रहे हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है भाई आपने समझ लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको याद करना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि भाई what are the main participants in capital market, तो आपको बेटा यहां पे याद होना चाहिए कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक्स में जानते हो ना, कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, अडानी, अंबानी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, बेटा रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बाहर के देशों से हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक हो गया आपका बैंक, कॉमर्शियल बैंक, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा हो गया भाई आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि कंपनीज, चौथा हो गया भाई आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स, और भाई पांचवा हो गया आपका रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। 5 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में। अब यहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि सिक्योरिटीज की कॉस्ट यहां पे लो होती है, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में भी लो है ना। जो शेयर्स है ना, जो भी सिक्योरिटीज है, डिबेंचर है, जो भी शेयर है, उनकी जो कॉस्ट है, जो पैसा है, वो थोड़ा कम है कैपिटल मार्केट में। इसीलिए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही कम पैसे से, यानी कि शुरू कर सकते हो कम पैसे से, कम कैपिटल से भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज हैं उनकी लिक्विडिटी भाई बहुत ज्यादा है, दे हैव गुड लिक्विडिटी। गुड लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि भाई सिक्योरिटीज को हमने बेचा तो हमको तुरंत पैसे मिल गए, ठीक है। ओके, द इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क। कैपिटल मार्केट में भैया रिस्क ज्यादा है क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा है। अब जहां
रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है वहां खतरा भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होता है। कैपिटल मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज, रिटेल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही कम पैसों से आप शुरू कर सकते हैं, लेस कैपिटल के साथ। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है और यहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हाई है या ज्यादा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कैपिटल मार्केट। और अब समझते हैं भाई आपका मनी मार्केट। देखो बच्चा पार्टी, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। तो देखो हम लोगों ने कैपिटल मार्केट कवर कर लिया, अब हम मनी मार्केट कवर करने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। हम इन दोनों को भी कवर बाद में करेंगे, पहले मनी मार्केट पे आते हैं। अब आपको ना कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, इसीलिए मैंने कैपिटल के बाद तुरंत नेक्स्ट आपको मनी मार्केट पढ़ाया ताकि आप कंपैरिजन कर पाए, याद करने में इजी हो जाएगा। भाई कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता था, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज थी। मनी मार्केट में उसका उल्टा है, यहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं, यानी कि मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। जिसका जो पीरियड है मैच्योरिटी का वो 1 साल तक है, और ये फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है, ठीक है भाई, हमको पता है। आगे देखते हैं, मनी मार्केट के फीचर्स देख लेते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स में डील होता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होता है, अभी बताया। मनी मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और कैपिटल मार्केट को तो आपको याद हो गए ना, दोबारा रिपीट कर देना ताकि याद हो जाए आपको। बैंक, कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मनी मार्केट में सिक्योरिटीज की जो प्राइस होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा होता है। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस बहुत कम होता था, तो आप लेस कैपिटल से शुरू कर सकते थे, लेकिन मनी मार्केट में इसका उल्टा है। यहां पे आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज्यादा पैसा चाहिए होगा अगर आपको मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। मनी मार्केट एंजॉय हाई लिक्विडिटी, मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। सर ये तो सेम पॉइंट हो गया, हाँ जी, कैपिटल मार्केट में भी लिक्विडिटी ज्यादा थी और मनी मार्केट में भी लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया। डिस्काउंट फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया यानी कि डीएफएचआई मनी मार्केट का बैकबोन होता है। डीएफएचआई, मनी मार्केट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होते हैं, डीएफएचआई के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए लिक्विडिटी ज्यादा होती है। द इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट कैरी लो रिस्क, मनी मार्केट में भैया एक और डिफरेंस कि मनी मार्केट में रिस्क जो है वो थोड़ा कम है क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी थोड़ा कम है। कैपिटल मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ा ज्यादा है और इसलिए रिस्क भी ज्यादा है। अब आप पूरी कंपैरेटिव एनालिसिस डिफरेंस समझ गए होंगे। तो अब अगर आपके पेपर में बेटा डिफरेंस लिखने के लिए आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, आप लिख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो भी आप कर सकते हो, कोई यहां पे दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पे। ये दोनों ही मार्केट पार्ट किसके हैं? ये दोनों ही मार्केट आपके पार्ट है कैपिटल मार्केट के, ठीक है। तो समझते हैं भाई प्राइमरी मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट में अगर आपको डील करना है तो पैसा ज्यादा चाहिए, रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है, और लिक्विडिटी भी ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करना है। इसके दो पार्ट आते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। प्राइमरी मार्केट में जब किसी कंपनी को पहली बार बिल्कुल नई सिक्योरिटीज अपनी इशू करनी होंगी तो वो प्राइमरी मार्केट जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारी एक कंपनी है और 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब तुमको पब्लिक से पैसा उठाना है, पब्लिक से पैसा लेना है, तो तुम कहां जाओगे? प्राइमरी मार्केट में जाओगे। अगर तुम कंपनी के मालिक हो, उसे हम लोग कहते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि प्राइमरी मार्केट में किया जाता है ना। बहुत सारे कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर करते रहते हैं, बहुत सारी। अभी फेमस जो आईपीओज निकले हैं वो निकले हैं एलआईसी के, टाटा के, है ना। टाटा टेक के अभी आईपीओ जो है आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये फेमस आईपीओ है, तो वो आपके प्राइमरी मार्केट में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। और आप बच्चा न्यू इशू मार्केट का मतलब पूरी तरीके से समझ रहे होगे, यानी कि ये ऐसी मार्केट है जहां पे आप नई सिक्योरिटीज में डील करते हो। एज द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है। एंड द कंपनीज
थ्रू दिस मार्केट, बाय द कंपनीज थ्रू दिस मार्केट, कंपनियों के द्वारा पहली बार अगर सिक्योरिटीज को इश्यू करना हो तो प्राइमरी मार्केट ही वो जगह है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये है आपकी कंपनी को मिलते हैं पैसे, लोग देते हैं पैसे। ये पैसे कौन दे रहा है? ये पैसे लोग दे रहे हैं कंपनी को, और कंपनी इनको बदले में क्या दे रही है? कंपनी इनको बदले में शेयर्स दे रही है। लोग खुश हैं क्योंकि उनको शेयर्स मिल गए, कंपनी खुश है क्योंकि उनको पैसे मिल गए। ठीक, तो सर यहां पे एक बात नहीं समझ में आई, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, सर जब ये कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स के प्राइसेस तो कंपनी तय करती होगी ना, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस कैसे तय करेंगी? वो तो कंपनी तय करेगी। जी हां, बिल्कुल, कंपनी यहां पे तय करेगी कि उनके शेयर्स के रेट क्या होने चाहिए, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस नहीं। कंपनी कहेगी 1000 का, लोगों को 1000 का लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। कंपनी कहेगी 5000 का, लेना हो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं भाई हम लोग प्राइमरी मार्केट के फीचर्स। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। बिल्कुल सब कुछ लॉजिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया रट ही लो, है ना। आपको लॉजिकली भी इसमें पढ़ना होगा। जब कोई मार्केट ऐसा है जहां पे पहली बार सिक्योरिटीज में डील होगा तो प्राइसेस पब्लिक तो ना तय करेगी, प्राइसेस तो कंपनी तय करेंगी। ओके, प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। कौन तय कर रहा है भाई? प्राइसेस सिक्योरिटीज का कंपनी तय कर रही है। कौन तय कर रहा है? कंपनी तय कर रही है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। सिर्फ आप यहां पे सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। क्यों सर, क्यों खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं? बेटा अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप सोचो कि आपको प्राइमरी मार्केट में जो है पैसा लगाना है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ खरीद सकते हो ना, बेच कहां सकते हो? क्योंकि बेच तो कंपनी रही है, बेचने वाली पार्टी है कंपनी और खरीदने वाली पार्टी है हम लोग। ठीक है, अब आप कहोगे सर तो ऐसे तो हम कभी अपने शेयर को बेच ही नहीं सकते हैं। नहीं, बेच सकते हो, फिर कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा, फिर आपको सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा, कैपिटल नहीं सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा। उसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी आप यहां पे लॉजिक से समझें कि ये न्यू इश्यू मार्केट है, यहां पे प्राइसेस सिक्योरिटीज के कंपनी तय करती है। आप एक इन्वेस्टर के तौर पे सिर्फ एसेट्स को खरीद सकते हो। यहां पे दो ही पार्टीज हैं, एक पार्टी है कंपनी और एक पार्टी है इन्वेस्टर्स। मैंने आपको बताया दो पार्टीज है, कंपनी और इन्वेस्टर। कंपनी प्राइस तय करेगी, इन्वेस्टर उसी प्राइस पे खरीदेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि देयर इज नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। एक बात और बताता हूं, किस तरीके के क्वेश्चन यहां पे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जहां पे लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, एमसीक्यू था 1 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मार्केट, जिसमें सब कुछ सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया था ना कि प्राइमरी मार्केट के फीचर इनमें से कौन कौन से नहीं है। तो एक स्टेटमेंट गलत था, वहां पे लिखा हुआ था कि प्राइमरी मार्केट हैज फिक्स्ड लोकेशन, जबकि प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, और उस क्वेश्चन का आंसर वही सही था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये फीचर्स आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भाई सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं और आपको कैसे प्राइमरी मार्केट से उसको कंपैरिजन करना है ताकि दिमाग में बैठे वो चीज। सेकेंडरी मार्केट में आप ओल्ड सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो। मैंने अभी बताया सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील होता है, प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज में डील होता है। सेकेंडरी मार्केट भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है और प्राइमरी मार्केट भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। फीचर्स पे आते हैं भाई तुरंत। अच्छा एक बात और, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको यह बताऊंगा कि प्राइमरी मार्केट में फिक्स्ड लोकेशन नहीं थी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सिस्ट एट फिक्स्ड लोकेशन। अब देखो, आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नई दिल्ली में है। तो प्राइमरी मार्केट का जस्ट अपोजिट है, वहां पे कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, यहां पे फिक्स लोकेशन है। ये जो मार्केट है ये ओल्ड या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए है, प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज के लिए था। यहां पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है, क्योंकि यहां पे दो पार्टीज कौन है, बिटवीन टू इन्वेस्टर। क्योंकि दो इन्वेस्टर डील कर रहे हैं तो मैं भी खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, आप भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ खरीद सकते थे, कंपनी बेच रही थी, लेकिन यहां पे आप भी खरीद रहे हो, मैं भी खरीद रहा हूं, आप भी बेच रहे हो, मैं भी बेच रहा हूं। और ऐसे ही करते करते यहां पे प्राइजेस कौन तय करता है,
डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस प्राइसेस को तय कर रहे हैं। प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो इन प्राइसेस को तय करती हैं सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में। समझ गए बात को? प्राइमरी मार्केट में कौन तय करता है? प्राइमरी मार्केट में भैया आपकी कंपनी तय करती हैं प्राइसेस, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। तो अगर आपने प्राइमरी मार्केट के फीचर्स याद किए ना, तो उसका जस्ट उल्टा आप सेकेंडरी मार्केट में लिख के आ सकते हो। बहुत मेहनत नहीं, बस आपको 2-3 बार रीडिंग करने की जरूरत है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब यहां पे आप देखना चाहो देख सकते हो, ये हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया मुंबई में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका नई दिल्ली में है। यही मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस की अपनी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आई, ठीक है आपकी बात, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैपिटल मार्केट में तो हम एज ए इन्वेस्टर जाएंगे, पैसा लगाएंगे और खरीद लेंगे। प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, सर हमको पता कैसे लगेगा? मान लीजिए मुझे एज ए इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट के अंदर किसी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है। आपने शेयर्स पढ़े ना अकाउंट्स में, किसी कंपनी के आईपीओ को मुझे सब्सक्राइब करना है, एज ए इन्वेस्टर मुझे सब्सक्राइब करना है। तो क्या तरीके हैं सर, कैसे पता लगेगा कि कंपनी कितने रुपए के शेयर बेच रही है, कब बेच रही है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब वो बताता हूं, ध्यान से सुनो। यानी कि अब मैं आपको बताने वाला हूं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या मेथड्स हैं शेयर्स फ्लोट करने के? कौन कर रहा है यहां पे? कंपनी फ्लोट करती है। सुनो ध्यान से। सबसे पहला है बच्चा पार्टी, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनी चाहे तो वो अपने प्रोस्पेक्टस में निकाल दे कि हम भाई 2 दिसंबर को करने वाले हैं अपना आईपीओ लॉन्च, 4,000 करोड़ रुपए उठाना चाहते हैं मार्केट से। कंपनी के फंडामेंटल्स प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए हैं। एज ए इन्वेस्टर यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए और हमको पैसा दीजिए और हमारी कंपनी के शेयर्स लीजिए। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कहते हैं द कंपनी अप्रोचेस द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक डायरेक्टली बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है? जनरल पब्लिक के मेंबर्स को अप्रोच करती है। कैसे? प्रोस्पेक्टस इशू करके। सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बेटा स्कूल अगर में आप होगे या मान लो कि सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तुमने ड्रॉप भी किया हुआ है, कोई बात नहीं, बट अगर आप स्कूल में हैं या स्कूल में आप पहले थे, आप मुझे बताओ बेटा कि स्कूल में एक मैगजीन मिलती है हर साल, जब तुम एडमिशन फीस भरते हो एक मैगजीन दी जाती है, शायद उसको प्रोस्पेक्टस भी उसके ऊपर लिखा होता है, जिसमें स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। स्कूल की कितनी ब्रांचेस हैं, कौन इस स्कूल का फाउंडर है, कौन प्रिंसिपल है, कौन वाइस प्रिंसिपल है, एनुअल फंक्शन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही कंपनी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वो आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। तो कंपनी साफ साफ अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करके जनरल पब्लिक को बता सकती है, अवेयर कर सकती है कि भैया ये लो, है ना, और ये हमारे शेयर्स हैं, ये हमारी कंपनी के बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, आप इनको पढ़ो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 2 दिसंबर को मिलना, हम लोग आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। सर दूसरा कोई तरीका है? जी हाँ, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? ऑफर फॉर सेल। भाई सिंपल सी बात है, जनरल पब्लिक, आम इंसान को कंपनी जब अप्रोच करे, ठीक है, डायरेक्टली, है ना, जो है कर रही है, इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस, स्टॉक ब्रोकर्स एटसेट्रा। अगर ब्रोकर्स के थ्रू, इशूइंग हाउसेस के थ्रू अगर कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचना चाहती है, बेच दे भाई, कोई टेंशन नहीं हमें, ठीक है। तो हम एज ए इन्वेस्टर इन स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़ सकते हैं, इशूइंग हाउसेस से जुड़ सकते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी हमको पता लग जाएगा, हम भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है सर प्राइवेट प्लेसमेंट। सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है बताता हूं, सुनो। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी होती है ना, वो जनरल पब्लिक को नहीं, देखो यहां पे एक वर्ड कॉमन था, जनरल पब्लिक, लेकिन यहां पे जनरल पब्लिक को नहीं, पब्लिक प्राइवेट दोनों वर्ड अपोजिट है ना, तो पब्लिक यहां पे, यानी कि इन दोनों ऊपर वाले मेथड्स में जनरल पब्लिक को कंपनी अप्रोच कर रही है, लेकिन यहां पे नहीं कर रही है, यहां पे प्राइवेटली दे रही है, प्राइवेट, ठीक है। किसको दे रही है? जब भी कंपनी पैसा उठाती है, रेज फाइनेंस बाय एलोकेटिंग सिक्योरिटीज टू ओनली सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स, कुछ चुनिंदा लोगों को ही जब वो बेचती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सर ये चुनिंदा लोग कौन है और हम उन चुनिंदा लोगों में से होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। लेकिन होते कौन है बता देता हूं आपको।
कंपनी के मालिक के फैमिली मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज के और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, है ना, और कुछ और 50-60 लोगों को अगर कंपनी बेच के पैसा उठाना चाहती है तो बेच ले। इसे कहते हैं भाई सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स। तो यहां पे यही डिफरेंस है, इन दोनों में जनरल पब्लिक को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन यहां पे नहीं किया जा रहा। फिर आते हैं EIPO। दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया दूसरा तरीका है आप IPO लॉन्च कर दो। EIPO यानी कि ऑनलाइन IPO। अभी LIC ने अपना IPO लॉन्च किया था, बहुत सारे पैसे उठाए थे गवर्नमेंट ने LIC के IPO के जरिए, ऑनलाइन था। अभी टाटा टेक ने अपना IPO लॉन्च किया था, ऑनलाइन था, अभी हाल की ये इंफॉर्मेशन है। तो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं सिक्योरिटीज को ऑनलाइन। ठीक है सर, ऑनलाइन कैसे सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे? नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आगे है वो। लास्ट आता है राइट इशू। बेटा राइट इशू क्या है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम है रोहित, तो रोहित के पास 500 शेयर हैं टाटा के। तो टाटा कंपनी ने कहा कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दे रहे हैं, अगर उनको और शेयर्स हमारे खरीदने हैं तो खरीद ले। तो रोहित को मौका दिया गया कि भाई 100 शेयर टाटा के और खरीद लो। तो टोटल रोहित के पास कितने हो जाएंगे, टोटल रोहित के पास 600 शेयर हो जाएंगे। रोहित को ये मौका दिया गया, रोहित भी खुश, कंपनी भी खुश। इसे कहते हैं राइट इशू ऑफ शेयर। यानी कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जिनके पास पहले से ही शेयर है, अगर उनको दोबारा शेयर्स बेचती है टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एज पर इट्स टर्म्स एंड कंडीशन। जब कंपनी अप्रोच करती है अपने एग्जिस्टिंग पुराने शेयर होल्डर्स को और कहती है कि भैया हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज खरीद लो, है ना, बहुत काम आएंगे तुम्हारे, तो उसे हम लोग कहते हैं राइट इशू, और टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, कर लेगा। अब तुम पूछोगे सर ये रोहित पागल है क्या जो 100 शेयर और खरीदता है? ना खरीदे तो बेटा, अगर अच्छी कंपनी होगी ना तो लोग मरते हैं शेयर खरीदने के लिए, क्योंकि अच्छी कंपनी होगी, प्रॉफिट देके जाएगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल एकदम आतुर रहते हैं। तो अगर मौका मिल रहा है तो वो और ले लेगा, अगर उसके पास पैसे होंगे तो। चलो भाई, ये हो गया आपका राइट इशू ऑफ शेयर। और आई होप कि बच्चों आप लोग को पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि सर एज अ इन्वेस्टर हम कैसे अप्रोच करेंगे, सर एज अ कंपनी हम कैसे अप्रोच करेंगे, एंड सर लिख के क्या आना है। तो ये सारी चीजें ही लिख के आनी है यार, ये सारी चीजें ही लिख के आनी है। एंड इतनी चीजें आप अगर पढ़ते हो तो भैया मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड्स में चैप्टर में आपको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो CUT में आ रहा है, तो अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हमने देख लिया है कि क्या होता है, फिर हम लोगों ने फंक्शंस देख लिया फाइनेंशियल मार्केट के, हम लोगों ने देख लिया कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या पार्ट्स हैं, हमने सारे पार्ट्स और सारे पार्ट्स के फीचर्स को समझ लिया। मनी मार्केट हो गया भाई, प्राइमरी मार्केट हो गया, प्राइमरी मार्केट के फीचर्स हो गए, हमारे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट हो गया, हमने भाई सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स भी समझ लिए, और आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो सर अब अगला टॉपिक क्या है भैया, अब अगले 2 टॉपिक है, एक तो है स्टॉक एक्सचेंज और एक है सेबी। ठीक, ये 2 टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 60-70% सिलेबस अभी तक कवर कर लिया है। 30% जो है इस चैप्टर का वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज की फोटो मैंने आपको दिखा दी ना, ये स्टॉक एक्सचेंज की फोटो है, ये आप देख सकते हो। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज आपने न्यूज चैनल्स पे भी देखे होंगे, आते रहते हैं, आता है न्यूज में, आज सेंसेक्स इतने अंक गिरा, निफ्टी उतने अंक चढ़ा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, NSE में निफ्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो पॉइंट होगा वो निफ्टी हो जाएगा, यहाँ पे सेंसेक्स हो जाएगा, बट चलो वो किसी और क्लास में समझेंगे डिटेल में। और अब हम लोग समझेंगे भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। चलो, तो एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको रीड कर लो बच्चों, फिर हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, हमको ये सारी चीजें पढ़नी है, तो 1 मिनट आप इसको एक बार रीड कर रही है और फिर मैं तुरंत आता हूं और आपको पूरी बात समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई, लिखा हुआ पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि हमको कुछ डेफिनेशन टाइप की लग रही है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, regulating
और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूं। स्टॉक एक्सचेंज मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। स्टॉक एक्सचेंज है क्या? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनका एक ही काम है, वो क्या है? असिस्ट करना, यानी कि मदद करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, असिस्ट करना? सर किस चीज को असिस्ट कर रहे हैं, किस चीज पे मदद दे रहे हैं? कि भैया सिक्योरिटीज की खरीद और बेच दोनों चीजें हो जाए, यानी कि हम सिक्योरिटीज को खरीद भी पाए बेच भी पाए। बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक वो जगह है जहां पे कुछ लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं दिनों रात ताकि वो हेल्प करवा पाए कि सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो पाए, सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जा सके। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ही वो जगह है जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कह रहे हैं, जहां पे दो इन्वेस्टर आके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बेच सकता हूं, आप खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो, मैं बेच सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं भाई स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं। ये आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे जैसे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता था सिक्योरिटीज में, है ना, एक रेडी और कॉन्टिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करके, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है ना, कि भैया लिक्विडिटी भी दे रहे हैं, मार्केटेबिलिटी भी दे रहे हैं, रेडी एंड कॉन्टिन्यूअस मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कि भैया सिक्योरिटीज की खरीदना और बेचना दोनों ही चीजें करवा पाए हम। स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहला फंक्शन ही यही है कि सिक्योरिटीज का सेल्स और परचेज हो जाए। जब सेल और परचेज फ्रीक्वेंटली होगा तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज लिक्विड हो जाएंगी और मार्केटेबल हो जाएंगी, यानी कि मार्केट एक प्रोवाइड हो जाएगी कि आप खरीदो और बेचो। फिर आते हैं हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज की प्राइसेस को तय करने का काम करता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से। किसके हेल्प से? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस। सर ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस क्या होती हैं, आपको मैं समझाऊं? तो देखो, मान लो कि किसी शेयर के, मान लो कोई कंपनी बहुत अच्छी है, मान लो टाटा है, MRF है, यस बैंक है, किसी भी कंपनी किसी भी बैंक का एग्जांपल ले लो जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है। तो अगर वो कंपनी फेमस है, उसके शेयर जो है, ऑटोमेटिक सी बात है कि उनकी डिमांड ज्यादा होगी। भाई डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होंगे, समझ रहे हो? अगर कंपनी ज्यादा फेमस है तो उसके प्राइस कब ज्यादा होंगे? जब उस शेयर की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, और ऐसी कंपनी के शेयर्स जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, जिनको कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, ठीक है, जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, भाई उनके प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे और इसी केस में आपको प्रॉफिट होगा और यहां पे आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग ऐसी ही कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ताकि प्राइसेस ज्यादा पे करके भी हमको प्रॉफिट हो। और अगर आपने प्राइस कम पे करके भी डिमांड जिसकी कम है उसको ले लिया, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्राइसेस तय होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इट प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट में बताया था ना कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट जनरल पब्लिक के अंदर डालना चाहता है ये फाइनेंशियल मार्केट, की लोग अपने पैसे को सेव करें। सेव करने से इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट करें, निवेश करें। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में एक लीगल फ्रेमवर्क भी है, आपको एक कानून के अनुसार काम करना होगा, नहीं तो अफरा तफरी नहीं मचानी है। स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक कानून है, अपना एक जो है सेट ऑफ प्रोविजंस है जिनके अनुसार आपको डील करना होगा, फेयर और सेफ डीलिंग, यानी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत ना हो, जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों को ये चीज नहीं देखने के लिए मिली थी। बाकी ये तीन फीचर्स जो है, ये तीन फंक्शंस कॉमन थे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शन था। इट हेल्प द कंपनीज इन रेजिंग फाइनेंस दस फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी कुछ कुछ सेम है भाई, स्टॉक एक्सचेंज है तो कंपनीज पैसा उठा सकती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में भी यही था कि कंपनियों को हेल्प होती है कि वो पैसा मार्केट से उठा सकें, रेज कर सकें फाइनेंस को, जिससे उन कंपनीज की कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। देखो, अब हमारी घर की कंपनी है टाटा, MRF, अडानी, रिलायंस, अगर बेटा ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी देंगी। ठीक है,
तो ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो हमने फाइनेंशियल मार्केट में नहीं पढ़ा था, बट हम यहां पे पढ़ेंगे। वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे आप थोड़ी बहुत समझते थोड़े और पैसे कमा सकते हो। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो यार, सबसे पहले स्पेक्यूलेशन, हेल्दी स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब है दांव लगाना और बाजी को जीतना। तो सर ये तो जुआ हो गया। नहीं बेटा, जुआ नहीं हुआ। देखो जुए में क्या होता है, आपने ताश खेल ले हो, लूडो खेल ले, किसी भी चीज में पैसा लगाओ, उसमें किस्मत काम करती है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। वहां पे किस्मत तो काम करेगी ही करेगी, चलो वो एक अलग बात है, बट आपकी रिसर्च काम करेगी कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। आपको क्या लगता है, एक कैलकुलेटेड गेस कि यार आज मैं टाटा के शेयर में पैसा लगाऊंगा, 40 साल बाद टाटा की ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही होगी क्योंकि इनके जो विजन है, मिशन है, ये बहुत अच्छा है, तो बेटा आज से 40 साल बाद मुझे पैसा बहुत बढ़ के मिलेगा। अब आप कहोगे सर इतना लंबा सोचना पड़ता है? जी हाँ, इसलिए तो बताया था ना कि इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बताया था मैंने आपको। 40 साल चलो मैंने ज्यादा बोल दिया, 30 साल, 20 साल, 10 साल लोग शेयर्स। अब एक देखा था मैंने कहीं न्यूज कि किसी कंपनी का नाम ले रहे थे कि अगर 1980 में अगर आपके पास उस कंपनी के 5,000 रुपए के शेयर होते तो आज आप करोड़पति होते। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें कि भाई अगर उस समय आपने उतना पैसा लगाया तो आज आप करोड़पति होते। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई ना। ठीक है, तो हेल्दी स्पेकुलेशन इन अ कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड वे, लेकिन यहां पे कंट्रोल्ड वे में काम करना है, पैसे कमाने हैं। ठीक है, शेयर्स को खरीदो और बेचो और पैसे कमाओ, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। अनलिमिटेड मतलब बेतरतीब काम नहीं हो रहा है, सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। तो ये हो जाता है भैया स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका जो मैंने आपके अंदर एक सवाल डाला था जिसको मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, वो सवाल ये था कि सर आपने हमको बता दिया कि अगर हमें प्राइमरी मार्केट में कंपनीज से आईपीओ के जरिए शेयर्स खरीदने हैं तो क्या करेंगे, बताए ना, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ई आईपीओ। लेकिन सर अगर हम लोग को सेकेंडरी मार्केट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, हमको शेयर्स खरीदने हैं, हमको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है और सीखना है इस मार्केट के बारे में, मान लीजिए आपके मन में ऐसा सवाल है, तब आप कहां जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? बेटा तब आपको जरूरत पड़ेगी एक अकाउंट की। सर बैंक अकाउंट की? नहीं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं डीमैट अकाउंट। क्या कहते हैं? डीमैट अकाउंट। आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। सर ये डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? बेटा आजकल ऑनलाइन एप्स हो गई हैं, जैसे आप प्ले स्टोर पे ऐप करते हो ना, जीरोधा, ग्रो ऐप, आपने यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देखा होगा, ग्रो ऐप का, जीरोधा का, शेयर खान का एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, आजकल टीवी पे बहुत आ रहा है। तो ऐसी एप्स को डाउनलोड करेंगे आप, अपना फोन नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब रजिस्टर करेंगे। अच्छा यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है। आपकी एक वीडियो केवाईसी वगैरह हो जाएगी, आपको भाई दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूं, घर बैठे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। आप डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सर ये सब ऑनलाइन होगा? जी हाँ ऑनलाइन होगा। पहले ऑनलाइन नहीं था, लेकिन सब कुछ कागज पे होता था, लेकिन अब कागज वाला सिस्टम खत्म हो गया है, मोस्ट ऑफ द चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। ठीक है, और इस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। कहां पे होल्ड करोगे? डीमैट अकाउंट में होल्ड करोगे। डीमैट अकाउंट खुलवाना कैसे है वो मैंने आपको बताया। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मतलब एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, आप उस ऐप को देख पा रहे हो जो ऐप आपके फोन में है, जैसे ग्रो, जीरोधा, शेयर खान। आप अपने डीमैट अकाउंट को भी देख पाओगे। ठीक है, आप शेयर खरीदोगे तो शेयर भी शो करेंगे। लेकिन ये डीमैट अकाउंट, ये सारी चीजें कहां पे होल्ड हो रही हैं? बेटा उसके लिए भी एक जगह है, उस जगह को हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी। और ये भारत सरकार की एंटिटीज है, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है। डिपॉजिटरीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है टू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए दो तरह की सिक्योरिटीज है हमारे इंडिया में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। रिपीट कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल।
ये दोनों ही डिपॉजिटरी हमारे लिए काम करती हैं कि हम अपने डीमैट खाते को यहाँ पे खुलवाएं और शेयर्स में खरीदें और बेचें। तो सर इलेक्ट्रॉनिक जो हमने कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, इसका कुछ फायदा भी है? जी हाँ बेटा, पहले जब जब अगर कोई चीज़ कागज पे है तो खोने का भी डर है, यानी कि डेंजर ऑफ लॉस, चोरी होने का यानी कि थेफ्ट, और फॉर्जरी यानी कि झूठे सिग्नेचर होने का भी डर है। मैं लिख देता हूं, लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी। फॉर्जरी यानी कि भाई नकली सिग्नेचर आपके किसी ने कर दिए। लेकिन जब ये सब कुछ डीमैट अकाउंट में होता है तो भैया इन सब के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये सारी चीजें नहीं होती। कागज खो सकता है, कागज चोरी हो सकता है और कागज पे आप नकली सिग्नेचर कर सकते हो, लेकिन डीमैट अकाउंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एक पिन दी जाएगी, एक एमपिन दी जाएगी, और आपकी परमिशन के बिना आपका फोन तो कोई खोल नहीं सकता है। और डीमैट अकाउंट में अपना पिन विन सेट कर दो, जैसे पासवर्ड कह सकते हो। तो भैया ये सारी चीजें बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। चलो, तो ये हो गया भाई हमारा पूरा स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस और डीमैटेरियलाइजेशन और डिपॉजिटरी। तो मैंने आपको घुमा फिरा के ही सही, बट आपके अंदर एक सस्पेंस पहले क्रिएट किया और फिर उसका जवाब दिया। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, मनी, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जाना है तो कैसे जाना है, और स्टॉक एक्सचेंज में जाना है शेयर्स को खरीदने बेचने तो कैसे जाना है, राइट। आई होप कि बच्चों आप लोग ये पूरी की पूरी कहानी समझ गए होंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमें अब इसके बारे में पढ़ना है। सर ये सेबी कौन है, अब सेबी किस चिड़िया का नाम है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको रीड करें, एक बार आप रीड करोगे, एक बार मैं पढ़ा दूंगा, तो आपको ज्यादा करके समझ में आएगा। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो कहानी शुरू होती है कि 1992 में एक स्कैम हुआ हर्षद मेहता जी का। हर्षद मेहता जी ने एक स्कैम किया, जिस स्कैम में वो बैंकों से बीआर लेके, पैसा लेके और दूसरे बैंक में जमा करने का ब्रोकर का काम करते थे। उस टाइम पीरियड में उनको एक हफ्ता मिलता था और उस पैसे को दूसरे बैंक में जमा ना करने की बजाय वो उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगाते थे। किसी भी कंपनी के शेयर रातों रात उछल जाते थे और उनको बहुत सारा मुनाफा होता था। लेकिन जब रियलिटी में सामने आती थी चीज़ें, तो वो पैसा तो बैंकों का था, तो वो क्या करते थे, फिर इवेंचुअली उस कंपनी में लॉस हो जाता था। तो कुछ ऐसा स्कैम आपने देखने को मिला। अगर आपको इस स्कैम के बारे में पूरा जानना है तो आप स्कैम 1992 नाम की एक वेब सीरीज है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। पेपर हो जाए फिर देख लेना, जब भी खाली टाइम मिले तब देख लेना। ये मत कहना कि सर जो है वेब सीरीज देखने के लिए वो कर रहे हैं, जब टाइम मिले तब देखना, पढ़ाई छोड़ के नहीं। तो स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज है, वो आप देख सकते हो। अच्छी खासी फाइनेंशियल मार्केट की आपको नॉलेज मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो सर आपने ये कहानी क्यों सुनाई, बताता हूं आपको। ये डेट दिख रही है, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। सबसे पहले 1988 में गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये स्टॉक एक्सचेंज में इतना पैसा निवेश हो रहा है, तो कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस स्टॉक एक्सचेंज को देखे। क्योंकि आरबीआई के बस की ये बात थी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बस की ये बात थी नहीं। तो सेबी को लाया गया स्टॉक एक्सचेंज को संभालने के लिए। तो सेबी जो है 1988 में स्टैब्लिश किया गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसके अंडर में था, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले आप ले लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंडर में जो है सेबी आती थी 1988 में, उसके अंदर आती थी हमारी सेबी, ठीक है। लेकिन 1992 में कुछ ऐसा हुआ, ये हुआ स्कैम, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अब सेबी किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी मंत्रालय के अंदर नहीं होगी। सेबी इंडिपेंडेंटली काम करेगी। सेबी को सारी स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई, है ना, अपनी स्वतंत्रता से काम करने की। और फिर सबसे पहले 1992 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बना दिया गया, है ना, मतलब बिल को आप समझ लो कानून बना दिया गया, जिसको हम लोगों ने बाद में कहा सेबी एक्ट। सेबी एक्ट
1992। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, ऑर्डिनेंस के बाद एक कानून पास हो गया, एक्ट बन गया जिसको कहा गया सेबी एक्ट 1992। ये हो गई पूरी हिस्ट्री। अब समझते हैं सेबी करती क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये रेगुलेटर है फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। इंडिया का जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम, चलाने का काम सेबी की जिम्मेदारी है। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अगर मैं सेबी के बारे में बात करूं तो उसका एक अपना डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। वो क्या है वो समझते हैं। सेबी के जो भी डिपार्टमेंट हैं उनमें एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में लोकेटेड है, लेकिन और भी ऑफिसेज हैं जिनको हम लोग रीजनल ऑफिसेज कहते हैं। कहां कहां, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। ये सारे महानगर हैं, है ना, मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, आपकी चेन्नई और दिल्ली। सेबी हैज आल्सो फॉर्म्ड प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। सेबी के अंदर प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी भी आती है। सर ये एडवाइजरी कमिटी क्या करती है, देखो बेटा एक बात बताते हैं। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, ये दो कमिटीज आती हैं सेबी के अंदर। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली सेबी को सलाह देना, कोई कंप्लेंट आ रही हो तो उसको रीड्रेस करना, है ना। जब भी सेबी किसी चीज में फंसेगी तो सजेशन किससे मांगेगी, इस एडवाइजरी कमिटी से मांगेगी। एडवाइस का मतलब ही होता है सलाह देना, सजेशन देना। अब यहां पे भाई कौन कौन लोग दिखते हैं इन एडवाइजरी कमिटीज के अंदर, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन और भी बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज यहां पे होते हैं। एमिनेंट पर्सनालिटीज का मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हो गया भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लास्टली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि सेबी के क्या क्या अदर फंक्शंस भी हैं। तो चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ठीक है, और सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। सबसे पहले ये देखो, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट में कोई ऐसा भी मैल प्रैक्टिस ना किया जाए जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, उनको गाइड करना और उनको एजुकेट करना। किसको, इन्वेस्टर्स को, यह भी सेबी का काम होता है। रेगुलेट करना और डेवलप करना एक कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एटसेट्रा। मतलब सेबी जो है कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखती है कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, पहले ये स्टेप होगा फिर ये स्टेप होगा, यानी कि हर चीज का अपना एक ऑर्डर होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो कौन तय करता है, वो सेबी तय करती है, और वो सभी के लिए तय करती है, सारे इंटरमीडिएट्स के लिए, चाहे वो मर्चेंट बैंकर्स हो, ब्रोकर्स हो, इन्वेस्टर्स हो। ओके, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, एक काम और, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम भी सेबी करती है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज की ऑर्डरली फंक्शनिंग होती रहे, बिना रुकावट के स्टॉक एक्सचेंज चलता रहे, बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, देश की तरक्की होती रहे, यही सेबी का मेन फंक्शन है। पढ़ते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप सेबी का रोल देखते हो तो तीन पार्टीज के प्रति सेबी का रोल है। सबसे पहले द इशुअर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि कंपनीज, द इन्वेस्टर्स और द मार्केट इंटरमीडिएट्स। मतलब तीन पार्टीज हैं जिसके प्रति सेबी की जिम्मेदारी बनती है। तीन वो पार्टीज हैं जिसके प्रति सेबी की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले है इशुअर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि कंपनीज जो सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। तो भाई सेबी ये इंश्योर करती है कि कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से रेज कर सके और मार्केट से पैसा उठा सके। तो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया जाए जहां से कंपनीज हेल्दी रूप में पैसा उठा सके। इन्वेस्टर्स के लिए सेबी का रोल यह है कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे हमारी सेबी, और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती रहे, उनको उनके राइट्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कैसे करेगी, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकती है, सभी पब्लिकेशंस निकाल सकती है, अपनी रिसर्च निकाल सकती है, कुछ गाइडलाइंस निकाल सकती है। ओके, लास्ट में आता है मार्केट इंटरमीडिएट्स। बेटा जो भी मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं उनके बिना भी, इंटरमीडिएट्स यानी कि एजेंट्स, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, है ना, इशुइंग हाउसेस, ये सारी इंटरमीडिएट्स के बिना भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल सकता है।
तो ये भी अच्छे तरीके से काम करते रहें, इनको भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम सेबी जो है वो करती है। तो 3 पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज के प्रति सेबी का अपना अपना रोल है, चाहे वो सिक्योरिटीज के इश्यूअर हो, इन्वेस्टर्स हो, या फिर वो मार्केट के इंटरमीडियरीज हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप कि आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का फंक्शंस ऑफ सेबी, यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस और डेवलपमेंट फंक्शंस यहां पे हम देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले सर नाम से समझ में आ रहा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्ट, है ना। तो भैया सेबी एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है और उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत लोग खड़े हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, इंटरमीडियरीज भी हैं। सेबी हमेशा ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सिक्योरिटी मार्केट में ना होने पाए। सिक्योरिटी मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, और फेयर प्रैक्टिसेस का प्रमोशन सभी करती रहती है, यानी कि ताकि कोई भी गलत ना करे और सबको पता हो कि अगर गलत किया गया तो कितना फंसेंगे, ठीक है, कितना जुर्माना लगेगा, पेनल्टीज वगैरह सारी चीजें सभी तय करती है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ नेसेसरी कदम उठाने हैं तो वो भी सभी उठाती है। और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी और भी मैल प्रैक्टिसेस को बंद करना, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर पेनल्टी लगाना, जुर्माना लगाने का काम भी सेबी करती है। कोर्ट में अगर केस करने की नौबत आई तो वो भी सेबी करती है। यहां पे एक बात और, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है, इनसाइडर यानी कि कंपनी की अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करके कोई इंसान पैसे कमाना चाहता है फाइनेंशियल मार्केट में तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और वो बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है। तो किसी भी फ्रॉड को रोकना, किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, शेयर मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सारे नेसेसरी कदम उठाना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, जुर्माना लगाना, कोर्ट केस करना, ये सारे काम प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी के अंदर आते हैं। तो सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट यानी कि सेबी ये चाहती है कि डेवलपमेंट हो। सर किसका डेवलपमेंट हो? 2 पार्टीज का, एक तो स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट हो और एक हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, भारत का डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इस डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए सभी कुछ और काम करती है, जैसे कि इंटरमीडियरी जो भी है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम सेबी करती है। पूरे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने का काम, यानी कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन पब्लिश करने का काम भी सेबी करती है। और कैपिटल मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करते रहे, कैपिटल मार्केट अपना सारा काम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते रहे, ये भी सेबी इंश्योर करती है। तो आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे बच्चों। सेबी के डेवलपमेंट फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च और इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना, और कैपिटल मार्केट्स को इतनी आजादी देना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देना कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है बच्चा आपका रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, है ना। सेबी के कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं। वो क्या है? रेगुलेटरी यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे तरीके से चलाए रखने के फंक्शंस के लिए जो नेसेसरी फंक्शंस हैं उन्हें हम कहेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस। सर वो क्या है बेटा? सबसे पहले तो देखो, जो ब्रोकर्स है ना, जो सब ब्रोकर्स है, मान लो मुझे ब्रोकर बनना है फाइनेंशियल मार्केट का, तो मैं ऐसे नहीं बन सकता हूं। मुझे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मुझे उसके लिए रेगुलेशन करना पड़ेगा ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का एंड अदर प्लेयर्स का मार्केट के अंदर, ठीक है। चाहे ब्रोकर मैं बनूं, चाहे मैं सब ब्रोकर बनूं, चाहे मैं कोई अदर खिलाड़ी बन रहा हूं, अदर प्लेयर बन रहा हूं अगर फाइनेंशियल मार्केट में, तो फिर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के अंदर कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग एक ही स्कीम में पैसा डाल रहे हो, या फिर म्यूचुअल फंड है, उन चीजों का रजिस्ट्रेशन करने का काम भी सेबी करता है। अगर सेबी को लगता है कि भैया कुछ दिक्कत है, कंपनीज की वर्किंग में कोई दिक्कत है, स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग में कोई दिक्कत है, इंटरमीडियरी की वर्किंग में कोई दिक्कत है, तो सेबी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकती है, पूछताछ और ऑडिट भी कर सकती है। ऑडिट यानी कि जांच पड़ताल तक बात जा सकती है और सेबी के हाथ में पावर्स हैं जांच पड़ताल करने के। इसके बाद पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सभी को रेगुलेट करने का काम भी सेबी का है। और अगर कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीद रही है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, यानी कि टेक ओवर बिड, अगर कोई बोली लग रही है किसी कंपनी की और पूरी कंपनी को ही कोई और कंपनी खरीद रही है, एक्वायर कर रही है,
तो उन सब चीजों का रेगुलेशन करने का काम भी सेबी देखती है, रेगुलेटरी वर्क में ये भी आता है। ठीक है, तो 3 फंक्शन थे, एक था आपका डेवलपमेंट, एक था आपका रेगुलेटरी और एक था आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो बेटा ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो सारी चीजें यहां पे बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है कि सबसे पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ऐसी जगह है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट के अपने फंक्शंस है कि भैया लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटीज की प्राइसेस को तय करना, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करना, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे इन्वेस्टर्स और कंपनीज आए और कंपनीज कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए, इन्वेस्टर्स अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, अपने पैसों को थोड़ा कंट्रोल कर पाए। ठीक है, टाइम को और अपने एफर्ट्स को, मनी को थोड़ा बचा पाए। ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शंस। फिर आते हैं हम लोग ने समझा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स में डील होता है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप ओल्ड और एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज, डीमैट अकाउंट, डीमेटलाइजेशन। एज अ इन्वेस्टर अगर आपको ट्रेड करना है ऑनलाइन तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। कहाँ खोलना पड़ेगा? डिपॉजिटरीज में खोलना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीमेटलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग आउट सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमेटलाइजेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना। स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शंस हम लोगों ने देखे और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया भाई अभी से भी। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी फाइनेंशियल मार्केट नाम के चैप्टर के अंदर। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाई ऐसी और भी क्लासेस आपके इसी चैनल पे आपके लिए संजो के रखी गई हैं, जाइए और उनको देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि अब पेपर और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आपको और ज़ोरों शोरों पे आगे ले जाना होगा। पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल पे बन सकते हो, है ना। मतलब सिलेबस भी कवर कर लो जल्दी से जल्दी, अगर नहीं किया है तो बैकलॉग क्लियर कर लो, संडे सैटरडेज निकाल लो और अपने पूरे बैकलॉग को क्लियर कर लो। कुछ और इस चैनल पे आप देखना चाहते हो तो बेटा कमेंट जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस के लिंक, सारी क्लासेस के पीडीएफ्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इसी वीडियो के वहां पे एक लिंक दिया होगा टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। क्लिक ऑन द लिंक बिलो, उस लिंक पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे पहुंचोगे, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आप और मेरी वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी वन शॉट्स हैं आप उनको वॉच कर सकते हो। मैंने आपके लिए बेटा पार्ट्स वाली प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जहां पे अगर आपको पूरे चैप्टर पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार इतनी बड़ी क्लासेस में कैसे देखूं, तो आप पार्ट्स वाली वीडियोस को, यानी कि एक चैप्टर को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो एंड में बेटा मैं आपको कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच सेशन में ज्वाइन करने के लिए और कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से जुड़ने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और नए वन शॉट में। तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, मौज करते रहिए, लेकिन अब सीरियसनेस को थोड़ा और डबल करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो बच्चा पार्टी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।